आरफा चालाकी का मुज़ाहिरा करती है और मुज़ाहिरा करते हुए कहती है कि अब निकाह होगा बल्कि मंगनी नहीं होगी। जिस पर शामी काफ़ी हैरान होता है क्योंकि शामी का तो मकसद ही कुछ और है, क्योंकि वो उसके साथ शादी करना ही नहीं चाहता। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आगे से वो अपनी माँ को कहता है कि हमारी बात सिर्फ और सिर्फ मंगनी की हुई थी, लेकिन ये निकाह वाली बात आखिर कहाँ पे आ गई। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि इस आइला से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़वाने के लिए ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम्हारा इमला से निकाह नहीं होगा ना, तुम्हारा दिमाग पूरे तरीके से ठीक नहीं होगा। जिस पर इमला भी इस बात पर काफ़ी हैरान है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी ये फैसला कैसे बदला जा सकता है? वो जाकर शामी को बोलती है और कहती है, खुदा का वास्ता है, अभी भी कुछ बोल लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम बोलो और सब ठीक हो जाए। जिस पर वो कहता है कि नहीं, अब हमें आवाज़ उठानी ही होगी, क्योंकि कहीं न कहीं वो आइला से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन सिर्फ़ अपनी माँ के खौफ की वजह से वो बोल नहीं पा रहा। दूसरी तरफ ओन काफ़ी खुश है कि रिमला से उसकी जान छूटने वाली है। और वो कहता है कि रिमला देखो, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने बहुत सी यानी कि मुझे तंग करने की कोशिश की है, लेकिन यकीन मानो आज मेरा दिल इतना मुत्तमिन है कि तुम शामी के साथ शादी करने जा रही हो। लेकिन जी शामी अब बुरे तरीके से नढाल हो चुका है और साफ साफ कहता है कि देखो रिमला, तुम्हें मना करना होगा, क्योंकि मैं तो कह के थक गया हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या होने जा रहा है। दूसरी तरफ आयला जो है वो उनको कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कब तक ये सारी आजमाइशें मेरे ऊपर आती रहेंगी। आखिर यहाँ रह के मैं सिर्फ यही देखती रहूँगी और मुझे देख-देख के पता नहीं क्या होता रहता है। जब मैं इन दोनों की खुशियों को देखती हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। जिसको सुनकर ज़ोया उसकी बहन कहती है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, अपने हौसलों को बुलंद रखो। देखो इस तरीके से परेशान रहोगी तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगी। तुम्हें आगे बढ़ना है और सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना। और वैसे भी जो कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ वक़्ती है। इस चीज़ को समझो तो ही बेहतर है। क्योंकि ज़्यादा देर तक आरफ़ा आंटी जो है वो इस लड़की रिमला के साथ भी नहीं रह सकती। ये बात तो बिल्कुल तय है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी बात को अब फ़ज़ूल सोचने की ज़रूरत है। इन चीज़ों के साथ क्या करूँ? उसको आगे से रोमैसा कहती है कि मैं खुद बात करती हूँ बीजान से और उनको कहती हूँ कि आखिर ये शादियाने हमारी ज़िंदगी को अवज़ार कर रहे हैं और हमें कितनी तकलीफ़ हो रही है। ये ढोल बाजे हर चीज़ से हमारा दिल बैठा जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि आइला अपनी माँ से कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको इन सब चीज़ों से क्यों फ़र्क पड़ रहा है? आप छोड़ दें, इन लोगों को खुशियाँ मनाने दें। लेकिन ये बात याद रखें शामी कि इन लोगों को खुशियाँ कभी रास नहीं आने वाली हैं। इनके दिल में ये बातें इस तरह बैठ जाएँगी और रच बस जाएँगी कि सब खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है आइला, अंदर से तो बिल्कुल टूट चुकी है, लेकिन ऊपर से कुछ नहीं दिखा रही। आरफ़ा उसको कहती है कि अब तो खुश हो ना, देखो शामी की ज़िंदगी में खुशियाँ किस तरीके से लौट आई हैं। हर तरफ शादियाने बज रहे हैं और हर तरफ तन यानी कि शोर-ओ-गुल। और तुम्हारे साथ जब का उसका रिश्ता जुड़ा था ना, यकीन मानो हमारे दिल में तो ऐसे सिर्फ़ परेशानियाँ ही परेशानियाँ शामिल हो गई थी, लेकिन आज पता चला कि असल खुशी होती क्या है और कैसे खुश रहा जाता है। काश तुम भी इन चीज़ों को पहले समझ जाती और सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन तुम कभी भी सुधर नहीं सकती हो। अभी भी तुम ओन के साथ जो हरकतें करने फिर रही हो ना, इन सब चीज़ों का मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब तुम्हारा रिश्ता कहीं भी नहीं होने वाला और तुम इधर ही बैठी रहने वाली हो। आगे से रुमैसा अरफा को कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये बात करते हुए। शायद तुम्हें खुदा ने बेटी नहीं दी तो इसलिए तुम्हें इन सब चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं कि बेटी की नसीबों से क्या डरा जाता है और क्या किया जाता है। बेहतर यही है कि तुम अपने बेटे के नसीबों से डरो। अब देखना तुम्हारे साथ किस किस्म का मुकाफ़ाती अमल शुरू हो जाता और सब कुछ देखना कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये बात अपने ज़हन में बिठा के रख लो। आरफा ने ठेका उठा रखा है कि वो शम्सा की खुशियों को खत्म करके रहेगी। जिस जिस चीज में शम्सा को तकलीफ होती है वो चीज देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से अजियत पहुंचाने की कोशिश कर रही है और वो चाहती है कि बस आयला की जिंदगी ऐसे तबाही की तरफ आ जाए कि सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन रिमला इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रही है कि उसकी फूफो जान क्या करना चाहती है। वो बार बार आयला को आके तसल्ली देती है और कहती है कि आयला तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। ये सब कुछ मेरी मर्ज़ी के खिलाफ हो रहा है। आइला उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम चाहे जो मर्ज़ी करो और जोन-सी मर्ज़ी आप लोग खुशियाँ मनाएँ। लेकिन बहुत जल्द आइला बात कर देगी ओन से और कहेगी कि रिमला तुमसे प्यार करती है
और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और तुम अपने ज़हन में ये बात बिठा के रख लो कि तुम्हें उससे शादी करनी ही चाहिए। वो लड़की इतनी खराब नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। जिसको सुनकर रोहन उसको कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। आखिर ऐसे ही मैं किसी से शादी कैसे कर सकता हूँ? जिधर मेरा दिल राज़ी नहीं है, मैं उधर शादी नहीं कर सकता। ये बात तो बिल्कुल तय है। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ दोबारा से मुलाकात होती है शामी की और आयला की। वो उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि खुदा का वास्ता है, मुझे कसूरवार मत ठहराओ। मैं अकेला इन सब चीज़ों में शामिल नहीं था, बल्कि हमारी माँ को सब पता था, लेकिन वो उनका दिल ही नहीं था कि तुम मेरी शादी तुम्हारे साथ रहे। लेकिन जी आप देखेंगे कि रुमैसा कहती है कि मैं तुम्हारा शामी से यूँ बातचीत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा लो। इन सब चीज़ों पे साइड पे हो जाओ तो ही बेहतर है। लेकिन जी ज़ोया अपनी माँ को समझाती है कि उसके दिल में अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। आपको आइला पे यकीन करना होगा। आइला आपको धोखा नहीं देगी। लेकिन जी आइला इतनी परेशान है कि वो खुद नहीं समझ पा रही कि वो क्या कर रही है और कहती है कि मैं खुद इतनी बेबस हो चुकी हूँ कि मेरी समझ से हर चीज़ बाहर हो गई है। इन सब चीज़ों को समझना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं अब इन चीज़ों के साथ क्या करूँ? उसको आगे से रोमैसा कहती है कि मैं खुद बात करती हूँ बीजान से और उनको कहती हूँ कि आखिर ये शादियाने हमारी ज़िंदगी को अवजार कर रहे हैं और हमें कितनी तकलीफ़ हो रही है। ये ढोल बाजे हर चीज़ से हमारा दिल बैठा जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि आइला अपनी माँ से कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको इन सब चीज़ों से क्यों फ़र्क पड़ रहा है? आप छोड़ दें, इन लोगों को खुशियाँ मनाने दें। लेकिन ये बात याद रखें शामी कि इन लोगों को खुशियाँ कभी रास नहीं आने वाली हैं। इनके दिल में ये बातें इस तरह बैठ जाएँगी और रच बस जाएँगी कि सब खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है आइला, अंदर से तो बिल्कुल टूट चुकी है, लेकिन ऊपर से कुछ नहीं दिखा रही। आरफ़ा उसको कहती है कि अब तो खुश हो ना, देखो शामी की ज़िंदगी में खुशियाँ किस तरीके से लौट आई हैं। हर तरफ शादियाने बज रहे हैं और हर तरफ तन यानी कि शोर-ओ-गुल। और तुम्हारे साथ जब का उसका रिश्ता जुड़ा था ना, यकीन मानो हमारे दिल में तो ऐसे सिर्फ़ परेशानियाँ ही परेशानियाँ शामिल हो गई थी, लेकिन आज पता चला कि असल खुशी होती क्या है और कैसे खुश रहा जाता है। काश तुम भी इन चीज़ों को पहले समझ जाती और सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन तुम कभी भी सुधर नहीं सकती हो। अभी भी तुम ओन के साथ जो हरकतें करने फिर रही हो ना, इन सब चीज़ों का मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब तुम्हारा रिश्ता कहीं भी नहीं होने वाला और तुम इधर ही बैठी रहने वाली हो। आगे से रुमैसा अरफा को कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये बात करते हुए। शायद तुम्हें खुदा ने बेटी नहीं दी तो इसलिए तुम्हें इन सब चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं कि बेटी की नसीबों से क्या डरा जाता है और क्या किया जाता है। बेहतर यही है कि तुम अपने बेटे के नसीबों से डरो। अब देखना तुम्हारे साथ किस किस्म का मुकाफ़ाती अमल शुरू हो जाता और सब कुछ देखना कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये बात अपने ज़हन में बिठा के रख लो।